हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनोनिमस इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ गौरव। तो पिछली क्लास में हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे की कार्रवाई को जारी करते हैं। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। किसके बारे में? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ओके, तो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है? एसेंशियल का मतलब क्या होता है? एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। तो आवश्यक पादप पोषक तत्व कौन से होते हैं? पादप पोषक तत्व। ठीक है, प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में हमने पिछली क्लास में पता किया था, बारे में जानकारी ली थी। तो बात करते हैं कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है। कि इसमें वो कहते हैं कि जिसके बिना प्लांट जो है, प्लांट अपनी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, उसको पूर्ण नहीं कर पाता है या फुलफिलनेस नहीं कर पाता उन तत्वों के बिना, उन एलिमेंट के बिना जिसके बिना प्लांट जो है अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो पूर्ण नहीं कर पाता है। ऐसे तत्वों को क्या बोलते हैं? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, इनको तो कह दिया। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तो होता है। ठीक है, उस क्राइटेरिया को फुलफिलनेस करने के लिए इसके रिलेटेड प्रिंसिपल दिया गया। ठीक है, इसके रिलेटेड क्या दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया, जिसे कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? यही बोलते हैं एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये प्रिंसिपल जो है वो दिया था आर्नल्ड एंड स्टाउट ने दिया था। कब दिया था? 1939 के अंदर दिया गया था। कब दिया गया था? 1939 के अंदर दिया था। ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल दिया गया था ना, इसमें कुछ मॉडिफाई करके, क्या करके? मॉडिफिकेशन करके दोबारा दिया गया। मॉडिफिकेशन करके दोबारा इस प्रिंसिपल को रीमॉडिफाई किया गया। मतलब कि तो वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था आर्नल्ड के द्वारा। इसके द्वारा आर्नल्ड के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1954 के अंदर किया गया था। ठीक है, 1954 के अंदर किया गया था। तो इस प्रिंसिपल के अंदर कितने पॉइंट दिए गए थे? 3 पॉइंट दिए गए थे, बताए गए थे। 3 पॉइंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? उसमें पहला पॉइंट था कि जिस एलिमेंट की कमी हो या डेफिशिएंसी हो, उस कमी को उसी तत्व के द्वारा पूर्ण किया जाए। ठीक है, पूर्ण किया जाए। मान लो कि जैसे कि नाइट्रोजन की कमी है ना, तो ये नाइट्रोजन की कमी को ये वेनेडियम देकर नहीं किया जा सकता। नाइट्रोजन की कमी को ओनली नाइट्रोजन के द्वारा ही कमी ही पूरी करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन ही फुलफिलनेस करेगा, इस नाइट्रोजन ही पूर्ण करेगा। नाइट्रोजन की कमी है, क्लोरीन डाल दी, तो वो बात नहीं है। ठीक है ना, वो वैसे नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि हमें हाँ, तो फिर पहला पॉइंट क्या कहा था? आर्नल्ड
ने 1954 के अंदर जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट का प्रिंसिपल दिया था, उसका पहला पॉइंट क्या था कि जिस एलिमेंट की कमी हो या डेफिशिएंसी हो वह उसी तत्व के द्वारा फुलफिलनेस की जाएगी उस कमी को। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन ही उसे फुलफिलनेस करेगा, वैनेडियम नहीं करेगा। पर ये बात ध्यान रखना कि जो मोलिब्डेनम की कमी है ना, मोलिब्डेनम की कमी को कुछ हद तक वैनेडियम और क्लोरीन की कमी को कुछ हद तक आयोडीन और ब्रोमीन की हेल्प से फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि मोलिब्डेनम की कमी को कुछ हद तक वैनेडियम के द्वारा पूरा किया जा सकता है, क्लोरीन की कमी को कुछ हद तक आयोडीन और ब्रोमीन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा पॉइंट बताया गया था कि जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट या तत्व जो है वो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या हो, पार्ट करे, क्या करे, हिस्सेदारी करे। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या करे, पार्टिसिपेट करे या भागीदारी हो। ठीक है, फिजियोलॉजी कार्य गतिविधि होगी ना या उपापचय गतिविधि, उसमें वह तत्व भाग लेना ही चाहिए। पहली बात, उस कमी को, कोई तत्व है उसकी कमी को उसी के द्वारा फुलफिलनेस करी जाए और वो जो तत्व है ना वो पादप की कार्य गतिविधि में भागीदार हो। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र जो है उस तत्व के बिना पूरा ही ना हो, इस लाइफ साइकिल क्या हो, पूर्ण हो। ठीक है, पहला पॉइंट, जिस तत्व की कमी हो वह उसी तत्व के द्वारा पूरी करी जाए और जो तत्व है वो पादप के कार्य गतिविधि में भागीदारी हो और प्लांट की लाइफ साइकिल जो है उस तत्व के बिना पूरा नहीं हो। और जो तत्व इन तीनों प्रिंसिपल पर खरा उतरे उससे एज ए किसके रूप में, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में मान लिया जाता है या उसे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंडर ले लिया जाता है। ठीक है, कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दूं कि जो अब प्रेजेंट में जो है वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है, 17 है ना, कितनी बताइए, 17 है। पर ये 17 नहीं होकर अब 2 और नए ऐड हो चुके हैं। ठीक है, सोडियम और सिलिका, टोटल कितने हो गए, 90। पर जनरली अपने जो पेपर होगा ना उसके अंदर 17 भी दे रखा होगा, जनरली 17 ही दे रखा होगा और ये पेपर बनाने वाले पर ही डिपेंड करेगा कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वो 17 देगा या 19। यदि वो 19 दे रहे हैं तो आप 19 करिएगा, नहीं तो आप 17 ही करिएगा। ठीक है, वो पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो कितना देना चाहता है। ठीक है, होगी बात। ठीक है, अब ये बात देख लेते हैं, जिस समय आर्नल्ड ने ये प्रिंसिपल दिया था ना उस टाइम जो है वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है ना वो ओनली 16 ही थे। कितने थे, 16 ही थे। ठीक है, और 17वां जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट है, आवश्यक पोषक तत्व है, वो कौन सा है, निकल। ठीक है, ये किसने बताया था निकल के बारे में, ब्राउन ने बताया था। किसने बताया था, ब्राउन ने बताया था। कब बताया था, 1984 के अंदर बताया था। ठीक है, और एज ए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आवश्यक पोषक तत्व के रूप में निकल को कब स्वीकार किया गया, स्वीकारा गया 2010 में। कब स्वीकारा गया, 2010 में गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किसका, पादप पोषक तत्व का। ठीक है, पादप पोषक तत्व का जनरली कितने भागों में विभाजित किया गया है, वो किया गया 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। एक तो होता है अमाउंट के बेस पर, यानी कि सांद्रता के बेस पर। दूसरा है फंक्शन, यानी कि कार्य के आधार पर। तीसरा है
मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, गतिशीलता के आधार पर, ठीक है। पादप पोषक तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में, सांद्रता, कार्य, गतिशीलता, अमाउंट, फंक्शन, मॉडिफिकेशन मोड, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अमाउंट की। अमाउंट की बात करें तो मतलब कि सांद्रता, ठीक है। तो इसे देखने से पहले इसे भी कई भागों में विभाजित किया गया है। कैसे, एक होता है मैक्रो, ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक होता है अल्ट्रा माइक्रो, लास्ट कौन सा है, बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक, ठीक है, कितना लाभदायक। अब माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो, इसका क्या मतलब कि इसका क्या, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं, चलो ये देख लेते हैं पहले। तो मैक्रो का मतलब होता है जब पादप को किसी तत्व की सांद्रता या अमाउंट 100 ppm से अधिक आवश्यक होता है, ठीक है, से अधिक की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस तत्वों को मैक्रो के अंडर रखा गया है। किसके अंडर रखा गया है, मैक्रो के अंडर रखा गया है, ठीक है। माइक्रो, जिस तत्व की सांद्रता 100 ppm, कितने ppm, 100 ppm से कम की ज़रूरत होती है, उसे माइक्रो के अंडर रखा गया है, ठीक है। और अल्ट्रा माइक्रो, जिस तत्व की सांद्रता पादप को 100 ppb से कम की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप इतनी बात समझ ली, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ppm बोले तो पर पार्ट मिलियन, ठीक है, पर पार्ट मिलियंस, ठीक है। मिलियन बोले तो 10 लाख, ठीक है। यदि हम ऐसे देख लेते हैं, 1 kg के अंदर 100 मिलीग्राम से अधिक की आवश्यकता हो जिस तत्व की, उससे तो लिखेंगे किसमें, मैक्रो के अंदर। और 1 kg ड्राई मैटर नहीं, एस या राख, पादप की जो 1 kg का मतलब कि 1 kg भाग ले लिया, ठीक है, उसे जलाने पर 100 ppm से अधिक जिस तत्व की सांद्रता पाई गई उसे मैक्रो के अंदर रखा गया, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसकी सांद्रता 100 ppm से क्या हो, अधिक हो, तो उसे मैक्रो के अंदर रखा गया। या फिर 1 kg पादप की राख के अंदर 100 मिलीग्राम बोले तो 1 ग्राम से अधिक जिस तत्व की सांद्रता पाई गई उसे मैक्रो के अंदर रखा गया, ठीक है। और 1 kg एस या राख के अंदर 100 मिलीग्राम से कम तत्व की सांद्रता पाई गई, तो उसे किस में रखा गया, माइक्रो के अंदर रखा गया, ठीक है, माइक्रो के अंदर रखा गया। ये बात होगी। अब देख लेते हैं, ये तो बात समझ में आ गई ना, मैक्रो, माइक्रो, अल्ट्रा माइक्रो और बेनिफिशियल जो है वो स्पेसिफिक प्लांट के लिए ही एसेंशियल होता है, ये ज़रूरत होता है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक प्लांट होगा ना उसी में ही ये आवश्यक होगा, अदरवाइज दूसरे के अंदर इतना लाभदायक नहीं होगा, ठीक है, जितना कि वो स्पेसिफिक प्लांट के अंदर होगा, ठीक है। अब मैक्रो में देख लेते हैं, मैक्रो को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या गौण द्वितीयक पोषक तत्व, ठीक है। और इन दोनों को मैक्रो को 2 भागों में बांटा गया है। और ये किस आधार पर बांटा गया है, ये उसके कार्य व सांद्रता के आधार पर बांटा गया है, ठीक है।
इसके आधार पर कार्य व सांद्रता के आधार पर मैक्रो न्यूट्रिएंट को 2 भागों में बांटा है। इसके आधार पर कार्य व सांद्रता के आधार पर कौन कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, होता है NPK। सेकेंडरी के अंदर कौन सा होता है, CA, MgS। और ये किस रूप में पादपों में ग्रहण होते हैं, ये होते हैं NH4, जिसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया, ठीक है। और NO3 इसे बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। NO2- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे नाइट्रेट बोलते हैं। और पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में। फास्फोरस को HPO4- और PO4- के रूप में, ठीक है। पोटास को पोटास आयन के रूप में, K+ के रूप में। कैल्शियम को Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। मैग्नीशियम को Mg+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। सल्फर को SO4- के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये बात होगी। अब चलते हैं अगली बात को। अब देखते हैं कि जो मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रो तो हमने देख लिया। माइक्रो जिसकी सांद्रता 100 ppm से कम हो, ठीक है, या फिर 1 kg प्लांट एस में 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट में एलिमेंट की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफिकेशन किया गया है, ठीक है। उसको माइक्रो के अंदर रखा है, ठीक है। और माइक्रो के अंदर आने वाले जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, वो है Zn यानी कि जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, फेरस, निकल, बोरॉन, क्लोरीन एंड कॉपर। जिंक 21 आयन के रूप में, ये एलिमेंट जो है वो हमेशा आयन के रूप में ही पादप में ग्रहण होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जिंक किस रूप में ग्रहण होता है, ये ग्रहण होता है Zn+2 के रूप में। मैग्नीज Mn+2 के रूप में ग्रहण होता है, ठीक है। और मोलिब्डेनम MoO4- के रूप में ग्रहण होता है। फेरस Fe+2 और Fe+3 के रूप में, ये होता है फेरस, ये होता है फेरिक के रूप में ग्रहण किया जाता है। फेरस और फेरिक के रूप में ग्रहण किया जाता है। निकल जो है Na+2 के रूप में ग्रहण होता है। बोरॉन BOH3 के रूप में, क्लोरीन C+ के रूप में है। और कॉपर जो है ये Cu+2 Cu+3। अब इनमें से एक तो Q+ होता है, क्यूप्रिक होता है, शायद ये Q+ होता है और ये क्यूप्रिक होता है। क्या होता है, क्यूप्रिक होता है, ठीक है। इस रूप में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, अल्ट्रा माइक्रो की बात करें, जिसकी सांद्रता पादप को 1000 ppb यानी कि पर पार्ट बिलियन सांद्रता की नीड होती है। 100 ppb पर पार्ट बिलियन से कम सांद्रता की आवश्यकता होती है पादप को जिस तत्व की, उसे अल्ट्रा माइक्रो के अंडर रखा गया है। और इसमें आता है कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ठीक है, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम और निकल भी आता है। पर तुम ये 2 ध्यान रखना, ठीक है, ये 2 ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलिब्डेनम, ये ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है, ये ज़्यादा पूछते हैं तो ये ध्यान ज़्यादा रखना, ठीक है। यदि तुम इससे और एनालाइज करके देखोगे ना तो ये 0.1% के लगभग ही ग्रहण होता है, ठीक है। तो 0.1% के लगभग ppm के लगभग जो ग्रहण होने वाले जो तत्व है ना वो ये है, जिसके कारण इसे एक अलग ही सेपरेट सेक्शन में रख दिया गया है। इसे बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब चौथा आता है बेनिफिशियल। कौन सा है, बेनिफिशियल या लाभदायक।
बेनिफिशियल या लाभदायक, और बेनिफिशियल लाभदायक के अंदर आने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, वो है कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम और सिलिका। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इसे फ्यूचर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है वो सोडियम और सिलिका को एज ए किसके रूप में, प्लांट एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, और आने वाले टाइम में और स्टडी होगी, रिसर्च होगी, तो शायद इनको भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर सम्मिलित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण बेनिफिशियल एलिमेंट को क्या बोलते हैं, फ्यूचर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट को फ्यूचर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं इस कारण। ठीक है, अब ये कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट किसके लिए बेनिफिशियल होता है, ये होता है जो पल्सेस क्रॉप होती है, पल्सेस क्रॉप बोले तो दलहनी फसल होती है। दलहनी फसल के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, वेनेडियम जो है ये सूक्ष्म जीवों के लिए, जो पादप के लिए आवश्यक सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जैसे एजोला हो गई, एनाविना नोस्टॉक हो गई। ठीक है, उस सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, और सोडियम जो है वो किसके लिए लाभदायक होता है, वो होता है बीट रूट या चुकंदर के लिए लाभदायक होता है। क्या तो चुकंदर के लिए लाभदायक होता है। सिलिका जो है वो होती है गन्ना और धान वाली जो फसलें होती है उनके लिए लाभदायक होता है। ठीक है, बीटरूट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बीटरूट का वैज्ञानिक नाम है तो बीटरूट का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, बीटा वल्गेरिस। क्या नाम है, बीटा वल्गेरिस। ठीक है, बीटरूट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बीटा वल्गेरिस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे तीसरी कहाँ पर, दूसरा। पहले तो बात कर ली थी हमने अमाउंट के आधार पर हमने बता दिया था, एक होता है मैक्रो, फिर होता है माइक्रो, फिर होता है अल्ट्रा माइक्रो, फिर होता है बेनिफिशियल। क्या होता है, बेनिफिशियल। मैक्रो के अंदर कौन आता है, NPK CAMGS। ठीक है, माइक्रो के अंदर कौन आता है, ZN MN MO FE CL CU और NI। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, माइक्रो के। अल्ट्रा माइक्रो के अंदर कौन होता है, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और निकल, जिसमें मोलिब्डेनम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इन दोनों को ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोलिब्डेनम है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और बेनिफिशियल के अंदर कौन है, बेनिफिशियल के अंदर कोबाल्ट, वेनेडियम, सोडियम और सिलिका, ये एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है वो किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर, फंक्शन के यानी कि कार्य के आधार पर। ठीक है, तो कार्य के आधार पर जैसे अलग अलग एलिमेंट को रखा गया है। ठीक है, पहला जो है कौन सा, पहला जो है वो है बेसिक या फ्रेमवर्क एलिमेंट। ठीक है, बेसिक या फ्रेमवर्क एलिमेंट वे एलिमेंट जो पादप या प्लांट का 90% भाग जो है ये बॉडी बनाती है, वो होता है बेसिक या फ्रेमवर्क एलिमेंट। ठीक है, बेसिक या फ्रेमवर्क एलिमेंट। ठीक है, बेसिक या फ्रेमवर्क एलिमेंट। और इसके अंदर आने वाले कौन से एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और यही जनरली सभी ऑर्गेनिज्म का 90% जो पार्ट जो है, 90 to 95% पार्ट वो CHO से मिलकर ही बना है। किससे मिलकर बना है, CHO से ही मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाता है
स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक एलिमेंट कौन से हैं जो कि फ्रेमवर्क एलिमेंट को स्ट्रक्चर के फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं वो? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन जनरली पादप की ग्रोथ में और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार नाइट्रोजन बेस होते हैं, किसके बने होते हैं? वो नाइट्रोजन आ गया ना वहाँ पे, मेनली किसके रूप में? ये न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन जो है वो एज ए डीएनए बनाने में हेल्प करता है, ये है एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, ये स्फीतिदाब बनाने में हेल्प करता है पादप की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम हर एलिमेंट के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, उसके बेस पर तीसरा पॉइंट आ जाता है, वो होता है रेगुलेशन कैरियर। रेगुलेशन यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचय क्रिया, उसको रेगुलेट यानी कि नियंत्रण करने का कार्य, तथा कैरियर किसके रूप में? वो होता है आयन ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करता है। आयन बोले तो K+Ca+2 Mg+2, जिसके अंदर ऊपर चार्ज हो ना, जिसके ऊपर चार्ज हो वो क्या होता है? वो एक आयन ही होता है, और इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो रेगुलेटर एंड कैरियर एलिमेंट के द्वारा किया जाता है। रेगुलेशन में कैरियर एलिमेंट कौन सा है? वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। पोटास, कॉपर, BuS+2, SO4-2, इन सबको, ये क्या होता है? आयन होते हैं, और इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ये एलिमेंट हेल्प करते हैं। ठीक है, ये किस में पार्टिसिपेट करता है? ये प्लांट की सेल वॉल बनाने में पार्टिसिपेट करता है। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ये है जो ऑयल प्रोड्यूसर क्रॉप होती है उसके अंदर ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करने में हेल्पफुल कौन सा एलिमेंट होता है? वो सल्फर ही होता है। कौन होता है? सल्फर होता है। अब चौथा फंक्शन क्या है? फंक्शन का चौथा पॉइंट क्या है? वो है एंजाइमेटिक एंड ट्रांसपोर्टर। एंजाइमेटिक और ट्रांसपोर्टर यानी कि वह एलिमेंट जो एज ए एंजाइमेटिक के रूप में वर्क करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊँ, आपने सुना ही होगा जो दलहनी फसलें होती है, कौन सी दलहनी फसलें? उस दलहनी फसलों में दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों के अंदर क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, उस लेग हीमोग्लोबिन को बनाने में कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो लेग हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होता है। और इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एज ए एंजाइमेटिक एक्टिविटी हेतु कौन उत्प्रेरित करता है? कौन सा एलिमेंट करता है? मोलिब्डेनम। तो ये अल्टीमेटली एज एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्पफुल हो गया ना। ठीक है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्पफुल हो गया। तो जो माइक्रो एलिमेंट जैसे कि FeCu, क्लोरीन, कॉपर, निकल, ब्रोमीन, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो तीसरी हमने अमाउंट के बेस पर पढ़ लिया, फंक्शन के बेस पर पढ़ लिया। फंक्शन के बेस पर कितने पार्ट में बांटा गया है? पहला बेस या फ्रेमवर्क एलिमेंट, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तीसरा कौन सा है? रेगुलेटर व कैरियर के रूप में। चौथा लास्ट एंजाइमेटिक और ट्रांसपोर्टर के रूप में, ठीक है। ये हो गया।
अब तीसरा जो है वो है कौन सा है, वो है मोबिलिटी के आधार पर, यानी कि गतिशीलता के आधार पर। गतिशीलता के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है आगे। तो गतिशील जो है वो दो प्रकार से, एक तो मृदा में गतिशील हो सकता है पोषक तत्व, एक होता है पादप में गतिशील। किसमें? पादप में गतिशील, मृदा में गतिशील और पादप में गतिशील। अब देखते हैं सबसे पहले मृदा में गतिशील। मृदा या सोइल में मोबिलिटी, ठीक है। तो इसके आधार पर है, पहला है अधिक गतिशील, कम गतिशील और तीसरा अगतिशील, ठीक है। अधिक गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील। अधिक गतिशील के अंदर कौन कौन से आते हैं एलिमेंट? वो आते हैं NO3-, ठीक है, यानी कि नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो अधिक गतिशील में आता है, ठीक है। कम गतिशील के अंदर कौन आएगा? कम गतिशील के अंदर आता है अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन का एक पार्ट जो अधिक गतिशील के अंदर अंतर्गत आता है वो होता है नाइट्रेट, और कम गतिशील के अंदर मृदा में बात चल रही है, मृदा के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मृदा के अंदर बात चल रही है, प्लांट के अंदर मत समझ लेना, मृदा के अंदर बात चल रही है। तो अधिक गतिशील मृदा के अंदर कौन होता है? नाइट्रेट होता है। कम गतिशील कौन होता है? अमोनिया होता है। एक गतिशील नाइट्रेट हो गया, पोटास, ये भी कम गतिशील के अंदर आते हैं, ठीक है। एक गतिशील की बात करें तो कैल्शियम और जिंक जो है वो एक गतिशील के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर बात करते हैं तो एक तो होता है अधिक गतिशील, दूसरा होगा मध्यम गतिशील, ठीक है। तीसरा होगा कम गतिशील, गतिशील। प्लांट के अंदर गतिशीलता के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा है, और मृदा में तत्वों की गतिशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा है, ठीक है। और 4 भागों के अंदर तो अधिक गतिशील के अंदर कौन आते हैं? वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ये है जो है वो अधिक गतिशीलता के अंदर आते हैं, ठीक है। मध्यम गतिशील के अंदर कौन से तत्व आते हैं? मध्यम गतिशील के अंदर आते हैं कौन कौन से तत्व? ठीक है, अधिक गतिशील के अंदर आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। ये चारों जो है वो अधिक गतिशील के अंदर आएंगे। मध्यम गतिशील के अंदर पादप के अंदर वो जिंक आएगा। कम गतिशील के अंदर इनके अलावा जो बच गया वो इसके अंदर आ जाएगा। कौन? फेरस, कॉपर, सल्फर, मैग्नीज, ठीक है। ये जैसे तत्व किसके अंदर आते हैं? कम गतिशील के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि प्लांट के अंदर अधिक गतिशील जो है ये अधिक गतिशील जो है वो प्लांट के अंदर, जैसे कि प्लांट है ये अधिक गतिशील है, तो ये अधिक गतिशील है तो ये ऊपर की तरफ ये जल्दी जल्दी जाएंगे, ऊपर ही ऊपर मिलेगा। तो नीचे जो है वो एलिमेंट मिलेंगे अधिक गतिशील वाले, NPK, NGMO। ये अधिक गतिशील है तो अधिक की गति करेंगे, तो अधिक गति करेंगे तो ऊपर की तरफ ये जल्दी तरफ जाएंगे, तो ऊपर की तरफ भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा ही नहीं, तो कमी कहाँ पर प्रतिष्ठित होगी? नीचे वाले भागों पर ना। तो अधिक गतिशील जो एलिमेंट होते हैं ना प्लांट के अंदर, वो उसकी कमी के लक्षण जो है वो पुरानी पत्तियाँ, कौन सी? पुरानी पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। किस पे दिखाई पड़ते हैं? पुरानी पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। मध्यम गतिशील जो है ये मध्यम गतिशील यानी कि ये इधर इधर जाएगा, ये ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी चला जाएगा, तो इसकी जो कमी के लक्षण है वो कहाँ पर दिखाई देंगे? बीच वाले भाग पर। जेडिन की कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? मध्यम पत्तियों पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर दिखाई देते हैं? मध्यम पत्तियों को दिखाई देते हैं, या फिर कह सकते हैं नई व पुरानी पत्तियों पर,
पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जेड की दृष्टि से, ठीक है। ये आया भी है, ये भी आया गया है, आया भी है, ठीक है। ये भी आ चुका है कि पुरानी पत्तियों पर दिखाई देने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, वो दे देगा 4 पॉइंट, वो पूछेगा, ठीक है। जेड की जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, नई व पुरानी पत्तियों पर या शीर्ष कलिका पर। तो आपको ये ऑप्शन करना है, कौन सा, नई व पुरानी पत्तियों पर, ठीक है। कम गतिशील जो है तो वो इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर दिखाई देंगे, नई पत्तियों पर दिखाई देंगे, ठीक है। जो यहाँ पर वाली जो नई पत्तियाँ है ना, वहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि नीचे वाली पत्तियों में ये जो कम गतिशील वाले तत्व है ना, उसकी कमी के लक्षण नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर भली प्रकार से पहुँच चुके होते हैं, ठीक है। और एक गतिशील यानी कि जो गति ही नहीं करते, जैसे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाए, अवशोषित हो जाते हैं, पर ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाते। क्या नहीं पाते, ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाते। तो इसकी कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देंगे, एक गतिशील पोषक तत्वों की, वो होगी पादप की शीर्ष भाग पर जो है वो इसके कमी के लक्षण दिखाई देंगे। कहाँ पर, शीर्ष भाग पर इसके पादप के शीर्ष भाग पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कोशिश करता रहूँगा कि मैं अपना बेस्ट देता रहूँ, आपको मैं पूरा बताने की कोशिश करता रहूँ, जो कि आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। मेरा भी क्या है ना, शेड्यूल थोड़ा बनाने के लिए चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बनाने पर हूँ थोड़ा, मुझे भी, मेरा भी पढ़ना होता है, तो जिसके कारण मेरा शेड्यूल थोड़ा सा टाइट हो जाता है। साथ में क्या है कि तबीयत डाउन हो रखी है मेरी, उसकी वजह से भी कभी कभार शेड्यूल बिगड़ जाता है मेरा भी। पेपर कोई ना, संघर्ष है तो क्या हुआ, उसे करना ही पड़ेगा ना, क्या इलाज है, छोड़ भी नहीं सकते। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो जानकारी है, जो पढ़ाना है, वो आपको मैं टाइम टू टाइम पढ़ाता रहूँ। और मैंने यूट्यूब पर नई टर्मिनोलॉजी के रिलेटेड सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। वहाँ पर एग्रीकल्चर के रिलेटेड टर्म पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी देखा करो, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मैं उसे जनरली एक्सप्लेन ना करके मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ताकि वो अच्छे से भी समझ में आ जाए, ठीक है। डिटेल में बताने के कारण क्या होता है, उसमें 1 या 2 ही टर्म कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को भी देखना और दिमाग में रखना, उसको भी देखना है, ठीक है। तो फिर चलते हैं, चलो, धन्यवाद।